नमस्कार। मैं विनय पांडे सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम की सूत्रधार एवं संचालिका सुश्री ज्योति लूथड़ा जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने आज खूब कसीदे कढ़े उस शख्स के लिए जो आज कैमरे पर रूबरू न होकर अपनी भूमिका को पूर्व में रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए आप सबों तक पहुंचा रहा है। सुश्री ज्योति लूथड़ा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका में है। इनका परिचय मैं कुछ अनौपचारिक रूप से देना चाहूँगा। आपने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षण के लिए अर्पित कर रखा है। आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने कोई डिग्री नहीं ली और आपने कोई पद नहीं संभाला। वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली के कुछ विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय इतने सौभाग्यशाली रहे कि उनके प्रांगण में एक ऐसी छात्रा रही जिसकी उपस्थिति मात्र से वे संस्थान गर्वान्वित हुए और संभवतः आज भी होंगे जहाँ से आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। आपको प्राप्त डिग्रियां भी अपने आप को कृतज्ञ मानती होंगी, जिन्हें आप क्या हासिल करती उन डिग्रियों ने आपको हासिल किया और वे धन्य हो गईं। इसी प्रकार कुछ शिक्षण संस्थान और उनके सम्माननीय पद आपसे सुशोभित हुए। आपने अपने समय और प्रयासों को पठन पाठन के पावन कार्य में इस तरह लगाया कि आप शिक्षकों के भी शिक्षक हो गए। रसायन शास्त्र के साथ आपका जो रासायनिक जुड़ाव है वह आपके शिक्षण की निपुणता को पाकर परवान चढ़ा जाता है। आप सदैव 4 स पे ध्यान देने की सलाह देती हैं और वो शब्द जो स से शुरू होते हैं, 4 शब्द, वो हैं सुसोच, सृजनता, संवाद एवं सहकार्यता। यह इतनी सहज सी बात कतई भी नहीं है। ये वो सूत्र हैं जिनसे शिक्षण के क्षेत्र में कोई भी अपना सिक्का जमा सकता है और समाज में यथार्थ साक्षरता का संचार सुनिश्चित कर सकता है। आपने न केवल छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान की, वरन शिक्षकों को, माता पिताओं को और यहाँ तक कि प्राचार्यों तक को अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया है। ऐसी विदुषी और सशक्त शिक्षिका को हम अपने जीना वर्ल्ड केयर फाउंडेशन के इस परोक्ष मंच पे पाकर वास्तव में धन्य हो गए। और अब मैं अपनी मुख्य भूमिका पर आते हुए प्रथमतः आज उपस्थित सभी महानुभावों और विदुषियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय विशेष ही नहीं बल्कि विशिष्ट है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना यह भी है कि आज इस विषय वस्तु पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी और अभियुक्ति के लिए जो अतिथि विद्वान और विदुषी यहाँ उपस्थित हैं, वे अत्यंत ही चुनिंदा और सुपात्र हैं। और जितना आप सबके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, उतना ही श्रेय मैं इसके लिए श्री राजीव आनंद जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने यह सब कुछ कर दिखाया है। निस्संदेह यह सत्र आज एक नई कहानी कहने को उद्यत है और अब कुछ कथा कहानी भी हो जाए। हमने तो कथा कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना, पर हाँ, एक कथा बचपन से ही सुनते आए जिसका आगाज इस तरह हुआ करता था। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोक हिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठी चक्रुर्मनोरमाम् तत्रांतरे महातेजा व्यास शिष्यो महायशाः सुतः शिष्यगणयुक्तः समायातो हरिस्मरन्। हमारे समाज में ये श्लोक अनायास ही सुनने को मिलते हैं। यह और कुछ नहीं वरन श्री सत्यनारायण कथा का प्रारंभिक श्लोक हैं। कथा हमने दादी नानी से सुनी, कथा राजा रानी की, कथा परियों की और फिर कथा धर्म की, कथा संदेशों भरी और फिर कुछ कहानियाँ बच्चों वाली, बड़ों वाली, कक्षा वाली, परीक्षा वाली, कुछ इतिहास वाली और कुछ परिहास वाली। कथा से आशय है वह जो कही जाए, अर्थात बात। और बात शब्द जो है वो संभवतः वाद का ही
अपभ्रंश है। न्याय में यथार्थ या विपक्षी के पराजय के लिए जो बात कही जाए वह कथा कहलाई। कथा के 3 भेद बताए जाते हैं, वाद, जल्प और वितंडा। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदात्महम, अर्थात विधाओं में आध्यात्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद भी मैं ही हूँ। आध्यात्म विद्या वह विद्या है जिससे मानव का कल्याण संभव है। अब देखें कि अपना पक्ष न रखकर केवल दूसरों का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किए जाते हैं वो वितंडा कहलाते हैं। और अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करने और दूसरे पक्ष की हार और अपने पक्ष की जीत कराने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसे जल्प का नाम दिया गया है। अंततः बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में किया गया शास्त्रार्थ जो होता है उसे वाद कहते हैं। अतः इन तीनों शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपना विभूति बनाया और बाद में ये वाद ही कथा की उत्पत्ति का माध्यम बनी। कथा किन्हीं सत्य घटनाओं के आधार पर पौराणिक या धार्मिक महत्व की हो सकती है, जबकि कहानी कल्पना के आधार पर मनोरंजन के लिए होती है। दोनों की प्रकृति एक ही है, मगर कथा शिक्षाप्रद और कहानी संदेशप्रद होती है। कहानी लेखन एक गद्य विद्या के रूप में 19वीं सदी में विकसित हुई। बांग्ला में इसे गल्प भी कहा गया। बांग्ला भाषा का कहानी की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संभवतः कहानी का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ। कहानी कहना और सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। हमारे देश में यह एक परंपरा रही है और मैं कहूँगा एक संपन्न परंपरा रही है। प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों के शौर्य, प्रेम, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, साहस, समुद्री यात्राएं और अगम्य पर्वतीय प्रदेशों में प्राणियों का अस्तित्व आदि की कथाएं, जिनकी कथानक घटना प्रधान हुआ करती थीं, कहानी के रूप में ही हैं। अमेरिका के एक कवि, आलोचक और कथाकार हुए हैं एडगर एलन पो। उनके अनुसार कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो और जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो, ऐसा उनका मानना है। और अपने प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है, जितना रात भर भी गायन सुनने से नहीं हो सकता। परिभाषाएं तो और भी हो सकती हैं, पर कहानी की विधा को वैज्ञानिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि साहित्य में विज्ञान की सुनिश्चितता नहीं होती। अतः इसकी जो भी परिभाषा की जाए वह संभवतः अधूरी ही रहेगी। कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी में केवल मनोरंजन हो यह उचित नहीं, अपितु इसमें निश्चित उद्देश्य का भी होना अनिवार्य होता है। सन 1910 से 1960 के बीच कहानी का विकास काफ़ी तेजी से हुआ माना जाता है। वैसे तो विकास की कहानी अनेकानेक दिग्गज कथाकारों से भरी पड़ी है,
मगर कहानी का नाम सुनते ही श्री मुंशी प्रेमचंद की याद अनायास ही ताज़ा हो जाती है। एक पूरा का पूरा युग प्रेमचंद और श्री जयशंकर प्रसाद जी के नाम से नामित है, जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे। वर्तमान समय में कहानी एक सर्वप्रसिद्ध साहित्यिक विधा के रूप में है। कहानी लिखना एक प्रतिभा है और कहानी सुनाना एक विशुद्ध कला। कहानी सुनाने वाला कहानी की संवेदना को स्वयं में महसूस करता है। खासकर बच्चों के साथ ये हुनर बड़े काम का है। शोध कहते हैं कि जिन बच्चों का बचपन परिजनों से कहानी सुनकर बीतता है, वे बड़े होकर औरों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। मंच पर कहानी सुनाना एक उत्कृष्ट कला है। प्रभावशाली कहानी के श्रवण से तमाम फायदे हो सकते हैं, जैसे कि अपनी संस्कृति की समझ, जिज्ञासा को बढ़ावा, सुनने की क्षमता का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, एकाग्रता में सुधार, नई शब्दावली का ज्ञान, सीखने के प्रयासों को बढ़ावा, सहानुभूति को बढ़ावा, संचार में सुधार, तनाव और चिंता में कमी, याददाश्त में तेजी, इतिहास का ज्ञान और कहानीकार का विकास। यानी बच्चे अगर ध्यान से कहानी सुना करते हैं तो वे एक अच्छे कहानीकार के रूप में विकसित हो सकते हैं। और हाँ, बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाने के कुछ विशेष लाभ हो सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक संबंध की मजबूती, मानसिक शांति, प्रेरणा स्रोत और लक्ष्य प्राप्ति का उत्साह। अंततः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कथा कहानी लिखना, सुनाना या सुनना हमारे बौद्धिक विकास और रचनात्मकता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है। और आज हम इस विधा एवं कला के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं स्वयं तो साहित्य से अपने जुड़ाव को किसी भी स्तर पर नहीं मानता, पर हाँ, आज इस सत्र में जो प्रबुद्ध जन आमंत्रित हैं, वे सब अपने आप में पूर्णतः प्रतिभा संपन्न और सद्गुणों से लबरेज हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सत्र अपने उद्देश्यों के साथ भरपूर न्याय करते हुए जीना वर्ल्ड केयर फाउंडेशन के सोच और आदर्शों का मान रखेंगे तथा सभी सदस्यों को अनुग्रहित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने इस अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ और एक बार पुनः सभी प्रबुद्ध महानुभावों का सादर अभिनंदन करते हुए सत्र को आगे बढ़ाने के लिए सुश्री ज्योति लूथरा जी को आमंत्रित करते हुए विदा लेना चाहूँगा। अंततः शुभकामनाओं और अशेष आभार के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।